नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज हम नंबर सिस्टम टॉपिक का जो संख्याओं के गुण धर्म टॉपिक है वो लेकर आए हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है उसमें यहाँ से प्रश्न आ सकता है। कक्षा 8 का टॉपिक है ये, 8वीं कक्षा की जो गणित की पुस्तक है उससे लिया गया है। बहुत ही आसान है, थोड़ा सा कुछ शब्दावली है वो आपके लिए मुश्किल जरूर होगी। आप जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन के समय जब वो 8वीं में थे तब ये टॉपिक नहीं होता था, बाद में ऐड किया गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा देखने में अलग लगेगा। लेकिन एक बार अगर आप इसको ध्यान से कर लोगे तो बहुत ही आसान टॉपिक है। और इसमें से एक प्रश्न संख्याओं के गुण धर्म पर लगभग हर बार पूछा गया और आसान प्रश्न होता है। 8वीं कक्षा की गणित का टॉपिक है, इसलिए ध्यान रखना है, बहुत ही आसान है। पिछले जो वीडियो अगर आपने देखे हैं तो उसमें मैंने प्राकृत, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय सारी संख्या आपको अच्छे से बताई है। अगर कोई आपको संशय उसमें है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन के द्वारा आप पूछ सकते हो। तो प्राकृत संख्याएं कौन सी थी बताइए। प्राकृत संख्याएं थी हमारी 1, 2, 3, 4, ये शुरू होकर ये वाली हमारी प्राकृत संख्याएं थी। और जो पूर्ण संख्याएं थी हमारी, पूर्ण संख्याएं थी वो थी 0, 1, 2, 3, ये पूर्णांक थी 0 के दोनों तरफ पॉजिटिव और नेगेटिव। और परिमेय संख्याएं वो भी जो P बटा Q के रूप में प्रदर्शित की जा सकती थी, ये वाली थी। तो अब हमें यहां पे क्या करना है, हमें इन संख्याओं के गुण धर्म के बारे में बात करनी है। तो जो सबसे पहला हम बात करेंगे कि अगर मान लो गुण धर्म के बारे में पहले हम बात कर लें। यहां आपके प्रश्न आएगा कि प्राकृत संख्याएं क्या योग में संवर्त होती है। अब एक शब्द आएगा संवर्त, आपको यहां थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि संवर्त शब्द आएगा। संवर्त का मतलब होता है कि मान लो दो प्राकृत संख्याओं का योग किया जाता है तो क्या एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होती है। क्या मतलब है संवर्त का, एक बार फिर ध्यान से। संवर्त का मतलब है कि मान लो प्रश्न आपसे जो पूछेगा वो इस प्रकार से पूछेगा कि दो प्राकृत संख्याओं का योग करने पर क्या वो संवर्त का गुण धर्म उसका है या नहीं है, प्राकृत संख्या का, ये पूछेगा। या व्यवकलन में उसका संवर्त का है या नहीं है, तो ये प्रश्न आएगा। तो प्राकृत संवर्त क्या होता है, हाँ ये क्लियर कर लो पहले। संवर्त का मतलब होता है कि प्राकृत संख्याओं को आपस में जोड़ने पर प्राकृत संख्या प्राप्त होती है तो वो संवर्त है। प्राकृत संख्या प्राप्त नहीं होती है तो वो संवर्त नहीं है। तो ये आसान है, बहुत आसान है। प्राकृत संख्याएं कौन सी हमारी, अगर आपको ये चीजें सारी ध्यान होंगी और ये शब्दावली समझ में आ गई ना एक बार, तो पूरा टॉपिक बहुत आसान है। नहीं तो ये सारणी आपको बहुत मुश्किल लगेगी और समझ ही नहीं आएगा, चक्कर आएंगे प्रश्न देख कर कि ये क्या पूछा है इसने। तो पहले तो आपको सारी संख्याओं का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी संख्या क्या है। उसके बाद संवर्त का शाब्दिक अर्थ पता होना चाहिए कि वापिस वही संख्या आती है कि नहीं आती है। उसके बाद आप वहां पे करके भी देख सकते हो, लेकिन ये याद भी रहेगा आपको। एक बार इसको अच्छे से अगर आपने देख लिया, कर लिया, तो ये याद रहेगा। आसान विषय है, आसान टॉपिक है। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक है। इनके योग में क्या प्राकृत संख्या योग करेंगे। मान लो दो प्राकृत संख्या है, 3 + 5 का मैंने योग किया तो क्या वो योग एक प्राकृत संख्या आएगी, करके देख लो। कोई भी प्राकृत संख्या ले लो आप, मैंने 3 और 5 का उदाहरण लिया, 8 लिया, ये प्राकृत संख्या आई है, बिल्कुल सही है। अगर मैं कोई और दो संख्याएं प्राकृत संख्या लूंगा तो क्या वो होगी, बिल्कुल होगी। इसका मतलब ये संवर्त है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने एक एक करके दिखाऊंगा, बहुत आसान है। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन अगर आप इसको पूरा ध्यान से देखोगे तो ये आपको अच्छा भी लगेगा और समझ भी आ जाएगा, एक बार में समझ आ जाएगा। क्या प्राकृत संख्याएं व्यवकलन, व्यवकलन क्या होता है। योग का मतलब तो आपको सबको पता है, व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, गुणन का मतलब गुणा और भाग का मतलब भाग देना। तो आपको यहाँ ध्यान होना चाहिए ये सारी चीजें। योग में हमने देख लिया संवर्त है। अब व्यवकलन में देखते हैं, मान लो 2 में से 1 घटाया 1 आ गया, पूर्ण संख्या आ रही है, प्राकृत संख्या आ रही है, सही है, इसका मतलब है संवर्त। लेकिन अब देखते हैं अपने 3 में से 7 घटा के देखते हैं। कोई भी वो तो घटा सकते हैं ना, प्राकृत संख्या में छोटी से बड़ी, बड़ी से छोटी। तो इसका उत्तर आ रहा है -4। तो इसका मतलब क्या है, ये -4 प्राकृत संख्या है क्या, नहीं है। इसका मतलब ये संवर्त नहीं है। ये ध्यान रखना है, संवर्त है या नहीं है,
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो इसका उत्तर है वो प्राकृत संख्या ना के देखो पूर्णांक आ रही है, इसका मतलब ये संवर्त व्यवकलन में प्राकृत संख्या संवर्त नहीं है। संवर्त का अर्थ आपको ध्यान होना चाहिए, संवर्त का अर्थ आपको ध्यान होना चाहिए क्या होता है कि वापिस वही संख्या प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही। अब हम गुणन में करके देख लेते हैं। 3 गुणा 7 बराबर 21, 4 गुणा 1 बराबर 4, 1 गुणा 9 बराबर 9। कोई भी संख्या का हम गुणा कर रहे हैं तो वापिस वो संख्या जो आ रही है वो वही संख्या आ रही है, प्राकृत संख्या आ रही है। यहाँ नेगेटिव का कोई झंझट नहीं है, इसका मतलब ये संवर्त है। बस हमें यही करना है। यहाँ एक बार आप इसको ध्यान से वीडियो को देख लोगे तो आपको वहाँ झंझट नहीं होगा, एक बार में याद होने वाला टॉपिक है, इसलिए यहीं इसे समाप्त करके चलेंगे अपने आगे। अगला प्रश्न है भाग से संबंधित। अब देखते हैं हम क्या होता है। भाग देख लेते हैं। 2 में 1 का भाग दिया 2 आ गया, 7 में 3 का भाग दिया तो ये तो नहीं आएगा, ये तो दशमलव में आएगा, प्राकृत संख्याएं नहीं आएगी। इसका मतलब ये भाग में संवर्त नहीं है, संवर्त नहीं है। ठीक है, इसमें संवर्त नहीं है। अगला है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं के बारे में ये हम क्रम विनिमयता बाद में बताऊंगा क्या है, शाब्दिक अर्थ भी बताऊंगा, सहचर्यता का भी शाब्दिक अर्थ बताऊंगा, लेकिन पहले हम केवल ये 4 क्रियाएं यहाँ पे कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं योग में संवर्त है, व्यवकलन में संवर्त नहीं है, गुणन में संवर्त है और भाग में संवर्त नहीं है। समझ आ गया होगा। समझ नहीं आए कमेंट बॉक्स में पूछना, अलग से आपको मैसेज में मैं अच्छे से और समझा दूंगा। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? शून्य से शुरू होकर आगे तक चलने वाली। क्या 2 पूर्ण संख्याओं का योग होता है? 3 + 0 बराबर 3 पूर्ण है, 1 + 3 बराबर 4 पूर्ण संख्याएं हैं। बिल्कुल। इसका मतलब क्या, ये बताओ योग में संवर्त है कि नहीं? आप बताओगे बिल्कुल संवर्त है, आपने सही जवाब दिया है। अगर आप दे रहे हो जवाब तो क्या व्यवकलन में संवर्त होगी? वही 2 में से अगर घटाएंगे 6 तो -4 आएगा। इसका मतलब ये भी पूर्णांक आ रहा है, पूर्ण संख्या नहीं आ रही। योग में ये भी संवर्त नहीं है, ये ध्यान रखना है, संवर्त नहीं है। तो गुणन में संवर्त होगी कि नहीं होगी? मान लो 3 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, 7 को 2 से किया 14 आ गया, कुछ भी करके देख लो तो इसका मतलब पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या ही उत्तर आएगा। इसका मतलब ये योग गुणा में संवर्त है, संवर्त है। और भाग में वही होगा, इसमें 2 में 3 का भाग देंगे तो वो दशमलव में आ जाएगा, 7 में 25 का भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। इसका मतलब भाग में ये भी संवर्त नहीं है। तो अब हमें क्या करना है यहां आगे? अब हम चलते हैं पूर्णांक संख्याओं पर। पूर्णांक संख्याएं ऋणात्मक धनात्मक दोनों तरफ चलती है, इसलिए योग करेंगे। सबसे पहले कुछ भी योग करके देखोगे आपको ये संवर्त मिलेगा, इसलिए ये योग में संवर्त है। तो क्या ये व्यवकलन में संवर्त नहीं है? एक बार चेक कर लेते हैं अपने। व्यवकलन का मतलब होता है घटाओ। 7 में से मैंने 3 घटाए तो ये आ गया 4, ये तो पूर्णांक संख्या है। अब मैं देखता हूं 2 में से 8 घटाते हैं तो ये आएगा -6। क्या -6 एक पूर्णांक संख्या है? बिल्कुल है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ है पूर्णांक संख्या, इसलिए ये भी संवर्त है। तो व्यवकलन भी इसका संवर्त होगा। यहां ध्यान रखने वाली बात है, पूर्ण संख्याओं में और पूर्णांक संख्याओं में संवर्त नहीं था, लेकिन यहां संवर्त है, इसलिए यहां से ये प्रश्न बनता है। ये ध्यान रखने वाली बात है, जहां कुछ अलग होता है प्रश्न वहीं से आता है। संवर्त है। गुणन में भी ये इसी प्रकार से संवर्त हो जाएगा, लेकिन भाग में ये संवर्त नहीं होगा क्योंकि दशमलव में आ रहा है, परिमेय संख्या आ रही है, संवर्त नहीं होगा। इसी प्रकार अगर हम करें परिमेय संख्याओं में, तो परिमेय संख्याओं में भी हम करके देख लेते हैं। कोई भी हम रिस्क नहीं लेंगे, प्रत्येक टॉपिक है उसको करके देखेंगे। करके देखने से हमें क्लियर स्थिति उसकी पता लग जाएगी। तो पता लग जाएगी। यहां पे देखो P/Q के रूप में मान लो 2/3 है, इसमें हमने 1/3 जोड़ दिया तो ये आ गया 3/3
3 बराबर आ गया 1। 1 को 1/1 के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। संवर्त है, संवर्त है, तो क्या ये व्यवकलन में संवर्त होगा? बिल्कुल, इसमें भी ये संवर्त है। और क्या गुणन में होगा? बिल्कुल, ये गुणन में भी संवर्त आएगा। तो क्या भाग में ये संवर्त होगी या नहीं होगी? तो इसमें अपने और देख लेते हैं। इसमें देखो, हम भाग देके देखते हैं। 3/5 में हम भाग देते हैं 1/2 का, तो इसको हम करेंगे 3/5 गुणा 2/1, तो ये हो जाएगा 6/5। तो इसका मतलब ये इसमें संवर्त है। अब हम भाग देते हैं इसको 3/5 भाग 0। हाँ, ये 0 है, ये परिमेय संख्या नहीं है, हम ये पहले बात कर चुके हैं, इसलिए ये 0 को छोड़ के बाकी संख्याओं के लिए संवर्त है। शून्येतर संख्याओं के लिए तो संवर्त है, लेकिन 0 के लिए ये संवर्त नहीं है, ये ध्यान रखना है हमें। 0 के लिए ये संवर्त नहीं है, ये बात यहाँ पे हमें विशेष रूप से ध्यान रखनी है। तो 0 के अलावा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में 0 के अलावा, ताकि आपको ये बात ध्यान रहे। 0 के अलावा ये संवर्त है। अब बात आती है क्रम विनिमेयता की। क्रम विनिमेयता क्या है? क्रम विनिमेयता समझने से पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक बार करके ही बता दूं, ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। क्या है क्रम विनिमेयता? क्रम विनिमेयता है कि a + b बराबर है कि नहीं है b + a के। 3 + 4 बराबर है 4 + 3, मतलब क्रम है वो चेंज कर दिया है, क्रम का विनिमय हो गया है, आदान प्रदान हो गया है। क्रम विनिमेयता क्या है? क्रम का आदान प्रदान हो गया है। तो हमें यहाँ ध्यान रखना है कि क्रम विनिमेयता के आधार पर इनमें क्या गुणधर्म है, ये संवर्त है या नहीं है। तो क्रम विनिमेयता का गुण यहाँ पे प्राकृत संख्याओं में पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? a + b पहले करते हैं, तो ये a + b वाले में हमने करके देख लिया है, आपको करके देखने की जरूरत नहीं है, इसमें ये गुण पाया जाता है। a - b b - a देखते हैं बराबर है कि नहीं है। 3 - 4 बराबर 4 - 3, 3 - 4 तो -1 आएगा, और 4 - 3 ये +1 आ गया। इसका मतलब ये क्रम विनिमेयता इसमें नहीं है। यहाँ प्रश्न कैसे आएगा आपके? क्या प्राकृत संख्याओं में ये क्रम विनिमेयता का गुण पाया जाता है? धनात्मक ऋणात्मक का अलग अलग, तो धनात्मक में देखो जोड़ में पाया जाता है, योग में पाया जा रहा है, व्यवकलन में नहीं है, गुणन में अभी देख लेते हैं। गुणन में बिल्कुल ये हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो हो जाएगा 3 × 4 बराबर 4 × 3, 12 बराबर 12, बिल्कुल ये यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी वही चक्कर पड़ेगा। क्रम विनिमय चेंज करते ही इनके जो भागफल है उसमें दिक्कत आती है। मान लो a की जगह मैं ले लेता हूँ 8, भाग b की जगह ले लेता हूँ 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 भाग 8, ये तो आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 1/4। तो ये क्या बराबर है? नहीं है, इसलिए यहाँ पे नहीं होगा। ये का ये पूर्ण संख्याओं में होगा, ये संवर्त होगा, यहाँ नहीं होगा, और यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा। ये करके देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अब ये चीज़ मेरे हिसाब से आपको क्रम विनिमेयता भी समझ में आ गई होगी। इन सभी में यही कहानी होगी बिल्कुल। इसमें देखो, योग में सभी में क्रम विनिमेयता होती है, लेकिन गुणन में भी होती है, और भाग में और व्यवकलन में नहीं होती। ये ध्यान रखने वाली बात है। क्रम विनिमेयता आपको समझ में आ गई तो एक बार में ये सारे हल हो जाएंगे। क्रम विनिमेयता क्या है? क्रम का आदान प्रदान कर दिया है, वो क्रम विनिमेयता है। तो ये किस किस में पाई जाती है क्रम विनिमेयता? योग में पाई जाती है, व्यवकलन में नहीं पाई जाती है, गुणन में पाई जाती है, और भाग में नहीं पाई जाती है। अब बात करते हैं साचर्यता की। साचर्यता का मतलब है, मान लो 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं का योग है 2, 3, 4, इन संख्याओं का योग करना है। तो चाहे इनको ऐसे कर लो आप, तो भी ये आएगा 3, 4, 7 और 2, 9। चाहे आप इनको ऐसे कर लो तो भी ये 2, 3, 5 और 4, 9 आएगा, क्योंकि गणित के अंदर बोर्ड मास का नियम होता है, उसके हिसाब से पहले ब्रैकेट वाली संख्या को हल किया जाता है। तो ब्रैकेट वाली संख्या में यहाँ b + c में
कुछ भी, जैसे मान लो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, तो एक में पहले ब्रैकेट को हल करेंगे 2 और 3 5 और प्लस है ब्रैकेट से बाहर, इसलिए 5 और 1 6 हो जाएगा। यहाँ भी 2 और 1 3, ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो प्लस 3 और 3 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये बिल्कुल साहचर्यता का नियम है। हाँ, यहाँ साहचर्यता का नियम पाया जाता है। यहाँ देखते हैं b माइनस सी, मान लो यहाँ बड़ी संख्याओं से शुरू कर लेते हैं हम, 7 6 5, इस प्रकार से 7 6 5 ये लिख लिया मैंने। अब पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, 6 में से 5 गए, ये रह गया 1, 7 में से 1 है वो नेगेटिव हो जाएगा, अंदर वाली संख्या वो घट जाएगी, तो यहाँ रहेगा 6। ठीक है, यहाँ 7 में से 6 गया 1 और बाहर है -5, तो 1 में से -5 जाएगा, वो हो जाएगा -4। इसका मतलब इधर 6 इधर -4, इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार गुणन में है, ये साहचर्यता का गुण पाया जाता है, भाग में ये साहचर्यता का नियम नहीं पाया जाता। इसी प्रकार सभी संख्याओं में ये इसी प्रकार रहेगा, डिपेंड करेगा। आप इसका अभ्यास करके देख सकते हो। कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा, मुझे आपका उत्तर देने में बहुत खुशी होगी। और जो आपकी समस्याएं हैं उस पर उम्मीद है मैं आगे वीडियो बना के इस पर अपलोड कर दूंगा। आप देखिए, तो ये हाँ नहीं यहाँ मैं लिख रहा हूँ। अब आपके सामने एक बहुत बड़ी ये सारणी तैयार हो गई है, जो सारणी अगर आप किताब में देखोगे आपको बड़ी मुश्किल लगेगी याद करने में, लेकिन एक बार इसको समझ के अगर आप कर लोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए, समझने में भी और करने में भी। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया है। अब नंबर सिस्टम के लगभग अपना जो काम है वो पूरा हो गया है, थोड़ा बहुत रहा है वो मैं आपको और एक आधा वीडियो डाल के उस पर बता दूंगा। तो उसके बाद आप केवल प्रैक्टिस कीजिए। गणित में हमें याद रखिए 4 प्रश्न आने, चारों सही करने हैं, इस प्रकार से अपने तैयारी करेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मेरा जो वीडियो है मैं ऐसे विद्यार्थियों के लिए बना रहा हूँ जो बिल्कुल गणित छोड़ देते हैं, इसलिए वो जरूर देखें। उनको छोड़ना नहीं है, उनको 4 में से 4 नंबर लेने हैं इस बार और सिलेक्शन श्योर करवाना है अपना। तो इसलिए पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और आगे भी वीडियो आते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। थैंक यू।